पहली बार प्रधानमंत्री बन करके लाल किले के प्राचीर से, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, ही हैड सेड दैट हम स्वच्छता अभियान, दीपेंद्र बैठ जाओ, नो डिस्टर्बेंस, प्लीज सिट डाउन। बेटी बचाओ बेटी दिस इज पढ़ाओ, नॉट द वे टू कंडक्ट इन द हाउस। You are a senior member. Please sit down. No, I will not bear this. बेटी बचाओ Don't बेटी go in that पढ़ाओ direction. और Have some स्वच्छता अभियान, positivity. Please sit down. Sorry. इसके बारे Don't में, force my hands. इसके बारे में जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा, फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, जब कहा तो उस समय राजनीतिक लोगों ने कहा था ये बड़ा गैर राजनीतिक की क्या सस्ता की बात प्रधानमंत्री लाल किले से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था, कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लड़कों की चिंता करते हैं लेकिन हम लड़कियों के बारे में चिंता नहीं करते हैं, हमको उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। इस पर भी बहुत कटाक्ष हुए थे। लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ लेवल हम 19 पॉइंट बढ़ करके आगे आए हैं, 19 पॉइंट्स हम आगे बढ़े। उसी तरीके से ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 18%, 18% बढ़ गया है। उसी तरीके से फर्स्ट टाइम देश में सेक्स रेशियो टोटल पॉपुलेशन का, आउट ऑफ 1000 मेल, फीमेल्स आर 1020, फीमेल का सेक्स रेशियो बढ़ गया। ये आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम सबको ध्यान में आता है कि हम सबको उसका क्या फायदा मिला है। जहां तक स्वच्छ भारत का सवाल है, 11 साढ़े 11 करोड़ इज्जत घर बनाना, मैं यहां बोलना चाहता हूं, 50 साल से ज्यादा आप राज किया आपने। हम लोग भी जब नेशनल हाईवे पर जाया करते थे तो झुंड की झुंड महिलाएं अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए हाईवे से गुजरती हुई हम देखते थे। हम देखते थे कि वो सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी, क्योंकि उनको अपना दैनिक नित्य क्रम उससे पहले करना होता था। क्या स्थिति थी और संख्या क्या थी? 12 करोड़। कभी सोचा नहीं था, कभी समझा नहीं था कि ये कैसी समस्या है। समझते भी कैसे? अगर सिल्वर स्पून से के साथ पैदा होते हैं, वो क्या जाने गरीब का दर्द, वो समझते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी समझते हैं कि गरीब का दर्द क्या है और गरीब बहन की तकलीफ क्या होती है। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया गया है। 12 करोड़ बहनें जब हम बोलते हैं तो 12 करोड़ चिल्ड्रन भी साथ में जुड़ते हैं, 12 करोड़ फैमिलीज भी साथ में जुड़ती हैं। किस तरीके का उनके साथ बर्ताव होता था, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट्स होते थे, वो सब हम सबको मालूम है। उनको इज्जत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया और प्रधानमंत्री जी को उसके लिए सम्मानित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे 69% ओनरशिप जॉइंटली या इंडिविजुअली महिलाओं के पास है, महिलाओं को मिला। एलपीजी गैस कनेक्शन, मैं हिमाचल के गांव से आता हूं, मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने गांव को कितना देखा होगा, लेकिन हमारे यहां गांव में बहनें सुबह 4 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी का बोझा लेकर के आती थी, सुबेरे उस लकड़ी को जलाती थी। और लकड़ी, कच्ची लकड़ी को जलाना कितना कठिन काम है और कितना धुआं निकलता है उसमें से, उसका अंदाजा लेना चाहिए। आंखों से पानी आ जाता था, फेफड़े खराब हो जाते थे। इस तरीके का जीवन जीती थी हमारी बहनें। आज एलपीजी गैस कनेक्शन के कारण, और एलपीजी गैस कनेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो उसकी भी संख्या 9 करोड़ से ज्यादा है, यानी 9 करोड़ लोग, 9.58 करोड़ बहनें जिनको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया गया और उसके माध्यम से उनको आज
वो 5 मिनट के अंदर पतिदेव को भी चाय पिलाती हैं, घर को संभालती हैं और उनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनका सशक्तिकरण हुआ है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। अगर मैं बात करूं जल जीवन योजना के बारे में, मुझे याद है पहाड़ों में बहने 2-2 किलोमीटर नीचे पहाड़ से उतरकर पानी लेने के लिए, एक घैला पानी लेने के लिए 2-2 घंटे लगाती थी। नीचे जाना, पानी लाना और फिर चढ़ाई चढ़ करके घर पहुंचना। यह परिस्थिति हमने देखी है। आज जल जीवन मिशन में 10 करोड़ घरों को और 68% हमारा पानी का कनेक्शन का कवरेज दिया जा रहा है। मुद्रा योजना 70% लोन्स उसमें सैंक्शन हुए। ट्रिपल तलाक एक सामाजिक बुराई, और उसमें भी मैं बता दूं, जो आकाएं लंबे समय तक राज करते रहे उनको मालूम होना चाहिए, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देयर इज नो ट्रिपल तलाक in Pakistan, there is no triple talaq in Iran, there is no triple talaq in Iraq, there is no triple talaq in Syria, there is no triple talaq in Indonesia. ये सब मुस्लिम और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रदेश रहे, देश रहे, लेकिन हमारा भारत ट्रिपल तलाक चला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा था, उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते थे, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति थी। आज ट्रिपल तलाक खत्म हो गया और मुस्लिम महिलाओं को इज्जत से जीने का अगर अधिकार दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसी तरीके से धरती से चंद्रयान को साउथ पोल पर लैंड करने वाले स्थान को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव शक्ति के नाम से पहचाना। वहां भी शक्ति महिलाओं को जोड़ने का और उसकी बात को कहा गया है। मैं इसके साथ साथ यह भी बोलना चाहूंगा, टाइम में से बोल रहे हैं, मैं यहां यह भी बोलना चाहूंगा कि यह सारी महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसी में आज एक नई कड़ी जुड़ रही है और वो है महिला शक्ति वंदन का विधेयक को पास करना। मैं सभी से तो अपील करूंगा ही, लेकिन इसके पहले कुछ और विषय भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक चर्चा आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चर्चा चल रही है कि ओबीसी का ध्यान नहीं रखा गया, ओबीसी की चिंता नहीं की गई, ओबीसी के बारे में कुछ सोचा नहीं गया। ठीक है, राजनीति में इस तरीके के वक्तव्य चलते हैं और वक्तव्य चलते चलते यहां तक पहुंच गया कि 70 सेक्रेटरी में 3 ही शायद ओबीसी। अब मैं इसमें सिर्फ ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा, मैं ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा कि कालेलकर की रिपोर्ट नेहरू जी के टाइम की कहां पड़ी हुई थी? मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, राजीव गांधी जी के टाइम पर कहां पड़ा हुआ था? क्या हुआ उसका? क्या कर पाए उसको? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता,
कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा और क्या होगा। ये परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। लेकिन मैं यहां ये बताना चाहूंगा, इस देश को सर पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। सर पॉकेट में हाथ रख करके बोला नहीं जाता है। नो पार्लियामेंट्री एटिकेट्स नहीं है। आप मत सर ये भारत में, आजाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान है। ये ओबीसी की बात करते हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस और भैया मैं कांग्रेस की बात, कांग्रेस दूसरा आज 27 मंत्री ओबीसी के हैं, 27 मंत्री। और हमारे एमपीज, मैं सर कांग्रेस की बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देवेगौड़ा जी हमारे हैं। ओबीसी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनता दल, आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस। दैट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैज बीन गिवन बाय एनडीए ओबीसी, दैट इज नरेंद्र मोदी बाय एनडीए, नेवर कांग्रेस हैज गिवन। मैं ओबीसी, मैं आउट ऑफ 303 बीजेपी के एमपी हैं, 303 में 85 यानी 29% हमारे एमपी ओबीसी के हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से 1358 एमएलए में 27% ओबीसी के हैं, 27%। आउट ऑफ 163 हमारे एमएलसी जो हैं उसमें 40% ओबीसी के हैं। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% एमपीज आर फ्रॉम ओबीसी। आउट ऑफ 1358 एमएलएस वी हैव 27% ओबीसी। एंड आई रिपीट दैट अमंग द एमएलसीज 163 हमारे एमएलसीज हैं, जिसमें से 40% ओबीसी है। यह भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए अगर कहा जाए, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये और देखिए मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं। अगर लोकसभा और राज्यसभा मिला ले तो आपसे कहीं ज्यादा हम निकल जाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना। इसलिए और आप ओबीसी की बात करें, आप ओबीसी की बात करें, जो एक बार नहीं अनेकों बार ओबीसी को गाली दे और एक बार नहीं अनेकों बार बोले मैं नहीं माफी मांगूंगा, ये इस तरह की बातचीत करें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, सब लोगों का साथ मिलना चाहिए, सबकी सद्बुद्धि आए, सब लोग मिलकर के चलें, नारी सशक्तिकरण में अपने आप को जोड़ करके चलें और इस काम में अपना योगदान करें। और हम ओबीसी समर्थक होते हुए समाज को, सबको साथ लेकर के चलने की बात कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इसका मैं समर्थन करता हूं और सबसे समर्थन करता हूं।
देखिए, पश्चिम बंगाल के मालदा से कांग्रेस के सांसद अबू हासिम खान चौधरी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी अल्पसंख्यक का बंटवारा ना हो, मेरिट की बात होनी चाहिए, महिला आरक्षण 50% तक जाना चाहिए। महिला आरक्षण में बंटवारा ना हो, ये कहा। हाशिम खान चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के 4 बार के सांसद हैं बंगाल से, उनसे हम बात करते हैं। अबू हाशिम खान साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है, इसके बारे में क्या सोचना है? आप इसका वेलकम करते हैं? यस, मोस्ट वेलकम करते हैं, बहुत ठीक है। हम रिग्रेट करते हैं कि आगे नहीं आया क्या, आगे कोशिश किया गया था, पार्लियामेंट में राहुल जी किए थे, वाजपेयी जी किए हैं, मगर बिकॉज दे डिडंट हैव एनफ मेजॉरिटी सो ही कुड नॉट सक्सीड। मोदी जी का एक ग्रेटेस्ट पॉइंट है जो उनका बहुत मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी बहुत है, तो इसमें इस बिल पास करना बहुत इजी होगा। जो पहले नो करते थे वो लोग भी सोचेंगे कि मेरा नो तो रहेगा नहीं अब। तो आप जो है मोदी जी के इस फैसले से खुश हैं, ये जो बिल लाने का, इसे पास? बहुत खुश है। एक बात और आप बता दीजिए कि ये जो बंटवारे की बात चल रही, डिवीज़न की बात, कि माइनॉरिटी को भी दिया जाए, उसमें ओबीसी को भी दिया जाए, आपका क्या मानना है? I don't believe that it should be done that माइनॉरिटी के लिए या ओबीसी के लिए, कि मेरिट और एजुकेशन पर आना चाहिए। और ये जो डिवीज़न की बात है, माइनॉरिटी, ओबीसी, वुमेन रिजर्वेशन के अंदर, ये गलत है, बिल्कुल गलत। मुझे एक बात बताइए कि इसका इम्पैक्ट, एक आखिरी सवाल, इम्पैक्ट क्या देखते हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल का समाज पर, पॉलिटिक्स पर, क्या असर? पहला है जो बहुत विभिन्न हमारे मुल्क में एस्पिरेशन रखते थे कि हमको भी मौका मिले, तो वो हो रहा है। ममता दीदी की क्या आपको सोच लगती है वुमेन रिजर्वेशन के बारे में? आप तो बंगाल से आते हैं, टीएमसी की ममता दीदी की, वो भी इसके समर्थन में हैं। बिल्कुल। तो हाशिम खान चौधरी साहब हैं, बहुत ही क्लियर बोल रहे हैं कि महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करते हैं, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। ये भी कह रहे हैं कि मेरिट पे बात हो, उसमें कोई डिवीज़न ना किया जाए, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके ये 50% तक भी जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। कनाडा के लोग फिलहाल भारत नहीं आ सकेंगे, वीजा सेवा को निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए, भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, उस बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल के लिए कनाडा के लोग भारत नहीं आ सकेंगे। ये बड़ा रुख इख्तियार किया गया। भारत और कनाडा के बीच में तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला है, वीजा सेवा को निलंबित कर दिया गया है। कनाडा से तनाव और इस बीच में भारत का कड़ा रुख। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा पर रोक है। इसका सीधा मतलब यह है कि कनाडा के लोग फिलहाल इंडिया नहीं आ पाएंगे, भारत कनाडा के नागरिक नहीं आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त थी। लगातार जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस बीच भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार लगातार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है और ये बड़ा और कड़ा फैसला इस वक्त। तो देखिए, अगली सूचना जब तक नहीं आ जाती तब तक के लिए वीजा सेवा पर रोक रहेगी, यानी कि ये जो रिश्ते हैं ये और ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ आशीष कुमार सिंह, डिफेंस एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। आशीष, कल ही हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण होते नजर आ रहे हैं। पहले एडवाइजरी जारी की जाती है और अब वीजा सेवा पर रोक, किस तरीके से देखें इसे? इट इज़ देयर ओन मेकिंग। ये कनाडा ने जिस लेवल पे इसको एस्केलेट किया, मुझे लगता है पहले फैक्टर इन कर ही लिया होगा कि भारत रिटेलिएट करेगा, लेकिन इस स्तर पर भारत डिप्लोमेटिक जवाब देगा। मैं मानता हूं कनाडा को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा और बड़ा बेफिटिंग रिप्लाई है। मैं पढ़ भी देता हूं जो नोटिस भारतीय उच्चायोग का वहां पर है। इंपॉर्टेंट नोटिस फ्रॉम इंडियन मिशन due to operational reasons with effect from 21st of September 2023 Indian visa services have been suspended till further notice. Please keep checking BLS website for further updates.
BLS जो है वो हमारा वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वहां पर, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है भारत ने, नो गोइंग बैक। इन आरोपों को पूरी तरह से हम खारिज करते हैं और जब तक कनाडा इस पर रिपेंट नहीं करता, खेद नहीं व्यक्त करता और अपने आरोपों को वापस नहीं लेता, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये स्टेलमेट खत्म होने वाला है। और बड़ा कंसिडर्ड है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी जल्दी से बता देता हूं कि इस फैसले से पहले बाकायदा विदेश मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इन सब की मीटिंग हुई है। इन सब के बीच में बैठक के बाद ये कंसिडर्ड ओपिनियन लिया गया है कि ये स्टेप उठाना ही पड़ेगा और कनाडा को इस तरह का सख्त संदेश देना ही पड़ेगा। और आशीष, इसके लिए तो सीधे तौर पर जिम्मेदार है खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा कि इट इज देयर ओन मेकिंग। क्या जरूरत थी उनको, क्यों बच्चों की तरह ये हरकत करने की जरूरत है? डिप्लोमेसी में ऐसा कभी नहीं किया जाता। आपके कुछ आरोप थे, आप इन्वेस्टिगेट करते, भारत के साथ शेयर करते। आई एम श्योर बैक चैनल भारत उनकी पूरी मदद करता। आप झूठे अनर्गल आरोप तब लगाते हैं। मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आप देखिए विदेश मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में क्या कहा कि जब ट्रूडो यहां आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस इशू को रेज कर दिया था और मोदी जी ने उसको उसी वक्त पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उसके बाद आप पार्लियामेंट में खुद इस मुद्दे को उठाते हैं, तो मुझे लगता है आप खुद जिम्मेदार हैं। इस तरह की जो प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आई है, इट इज योर ओन मेकिंग। आपने इनवाइट किया है और अब भारत अपना कदम पीछे नहीं लेगा। ये स्ट्रांग मैसेज है। जब तक कनाडा रिपेंट नहीं करता, अपने आरोपों को वापस नहीं लेता, मुझे लगता है तब तक ये यथास्थिति बनी रहेगी और तब तक ये कड़ा रुख भारत का ऐसे ही जस का तस बना रहेगा। और ये जरूरी भी है। आप रहे आशीष हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। कनाडा में गैंगस्टर सुक्का की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल था। एनआईए ने सुक्का पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। ये बड़ी खबर, गैंगस्टर सुक्का की हत्या कनाडा में की गई है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी और एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सुक्का का नाम शामिल था। एनआईए ने सुक्का पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। ये बड़ी जानकारी है। 10 लाख का इनामी गैंगस्टर सुक्का, जिसकी गोली मारकर हत्या हो जाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कनाडा में गैंगस्टर सुक्का की हत्या कर दी गई, जिस पर 10 लाख का इनाम घोषित था। और जिन्होंने गोली मारी है वो अज्ञात हमलावर है, यानी कि अब तक पता नहीं कि गोली किसने चलाई। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुक्का का नाम शामिल था। 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब ऐसे में सुक्का पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई है। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मनोज वर्मा, सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, इस खबर को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? सुक्का की हत्या। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए ने कल 43 जो गैंगस्टर्स थे एक कैटेगरी के, उनकी एक लिस्ट जारी की थी। उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया था और उनके बारे में बताने वालों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जो है एनआईए ने जारी किया था। और सुक्का की कल जो है कनाडा में हत्या हो जाती है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जो कनाडा में गोल्डी बरार बैठा हुआ है उसने जिम्मेदारी ले ली है। फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक पेज है और उस पर जिम्मेदारी लेते हुए कहा गया है कि जो हत्या है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग ने की है। और जो सुक्का है वो बम्बिया गैंग से ताल्लुक रखता था और इनकी जो गैंगवार है वो पिछले काफ़ी समय से चल रही है। अगर हम बात करें जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला था, उसकी हत्या भी ये गैंगवार का ही नतीजा थी, जो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से रहकर रची थी। तो कहीं ना कहीं ये गैंगवार का ही नतीजा है जो सुक्का की हत्या हुई है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग ने ले ली है। जी बिल्कुल ठीक है। और मनोज, देखिए मोस्ट वांटेड था एनआईए की लिस्ट में और साथ ही 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। थोड़ा सा डिटेल्स और बताइए, इसका पूरा बैकग्राउंड किस तरीके का रहा है, कब से इसकी तलाश हो रही थी, कैसे कैसे पंजाब से भाग करके ये कनाडा गया फर्जी वीजा बना करके, इसको लेकर भी डिटेल बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा जो सुक्का था वो पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला था और 2017 तक वो पंजाब में ही मौजूद था। वहाँ पर डीसी ऑफिस में वो काम करता था, लेकिन 2017 में जाली दस्तावेज़ों के ज़रिए वो कनाडा पहुँच गया और वहाँ पर जो बम्बिया गैंग है उनसे उसने हाथ मिला लिया। इसके अलावा जो खालिस्तानी आतंकी है अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला, उसके संपर्क में आया। बताया जाता है कि अर्श डल्ला का ये राइट हैंड था और कहीं ना कहीं जो बाकी गैंगस्टर है, यानी कि जो दूसरा राइवलरी गैंग है गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, उनके निशाने पर भी था। तो वो लगातार इसकी तलाश कर रहे थे और कल जब ये जानकारी आई कि सुक्का को मार दिया गया और उसके बाद आज गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि सुक्का का कत्ल उन्होंने ही किया है। तो कहीं ना कहीं ठीक है मनोज, हम वापस आपके पास लौटेंगे। आशीष भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, पहले खालिस्तानी निज्जर की हत्या जिसको लेकर के तनावपूर्ण रिश्ते हम देख रहे हैं और अब जिस तरीके से सुक्का की हत्या होती है, क्या ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से अब स्थिति चल रही है वो
वो किस तरफ इशारा करती है, बारीकी से मैं चाहूंगी आप समझाएं दर्शकों को। मुझे तो क्लियरली दिस इज टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ योर कंट्री। ये आपका आंतरिक मामला है, आपके यहाँ गैंग वॉर हो रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है। आप आरोप डाल दे रहे हैं, एक मित्र देश जो आज अभी तक हम कहते थे फ्रेंडली नेशन है, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए, और वो भी गलत आरोप आपने प्रधानमंत्री के स्तर पर रेस किया। क्यों नहीं ग्रेसफुली इस बात को मान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आप चला ही नहीं पा रहे हैं? क्यों कनाडा में इस तरह की वारदात हो रही, क्यों गैंग वॉर हो रही है? इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ गैंग वॉर। और आशीष, ये सवाल तो वहां पर विपक्ष भी उठा रहा है, अभी चुनाव होने वाले हैं, विपक्ष ने भी सीधे सीधे ट्रूडो की सरकार को ही निशाने पर लिया, ट्रूडो को लिया, ये कहा कि ये तो आपका फेल्योर है। अगर बाहर कोई मुल्क आप कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग आपकी कंट्री में की जा रही है, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है? देखिए, ये तो आरोप है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेट अस ऑल थ्री टुगेदर कलेक्टिवली इसको पूरी तरह से हमें भत्सना करनी चाहिए। वी शुड रिजेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आपको बता दूं, ये कतई सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी और की धरती पे जाकर के आप इस तरह का कोवर्ट ऑपरेशन करें। ये उनकी अपनी जो खामी है, ये उनकी अपनी लचर व्यवस्था है, जिसका ब्लेम पास ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी इलेक्शन फेस करना है, बिकॉज ही नोज कि वहां पर बहुत बड़ा डायस्पोरा है, भारतीय मूल के बहुत से लोग वहां पर रहते हैं, तो इसका एक इशू क्रिएट किया जा सकता है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मामला आप सीधे पास ऑन कर दो इंडिया पर और माहौल बन जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। भारत ने स्टर्न पोजीशन लिया है, डिप्लोमेटिकली मैसेज भी उनको कन्वे कर दिया गया। ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। मनोज, आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, लगातार कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण बनते नजर आ रहे हैं। पहले एडवाइजरी जारी की जाती है और अब वीजा पर रोक लगा दी जाती है अगली सूचना तक। पंजाब में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, गोल्डी बराड़ के साथियों की तलाश में छापा वहां पर मारा किया गया। पंजाब में गोल्डी के 1000 साथी, डीजीपी की तरफ से कहा गया, गोल्डी के साथियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार चल रहा है। डीजीपी की तरफ से यह जानकारी साझा की गई है। पंजाब में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी, गोल्डी बराड़ के साथियों की तलाश वहां पर तेज है। पंजाब में गोल्डी के 1000 साथी एक्टिव हैं, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से। गोल्डी के साथियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। तो पूरे सूबे में कार्रवाई लगातार जारी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गोल्डी बराड़ के साथियों की तलाश लगातार कर रही है पुलिस। गोल्डी के साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आपको बताएं कि पंजाब के स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि गोल्डी बराड़ के 1000 से ज्यादा साथी पंजाब में हैं। उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कनाडा में जो खालिस्तान समर्थक बैठे हुए हैं उस पर भी पंजाब पुलिस की नजर है। तो धरपकड़ का अभियान जारी है गोल्डी के करीबियों पर। तस्वीरें आपके सामने। गोल्डी बराड़ के एसोसिएट्स को लेके पंजाब पुलिस जो है वो हरकत में है। काफ़ी जगह पे रेड्स चल रही हैं, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, ताकि गोल्डी बराड़ जो गैंगस्टर हैं कुख्यात, उनके जो एसोसिएट्स हैं उनको पकड़ा जा सके। हमारे साथ हैं स्पेशल डीजी पंजाब लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला। शुक्ला जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो पंजाब में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है किस लेवल का है और क्या इसका रीज़न क्या है? पंजाब पुलिस का एक रिजॉल्व है कि पंजाब से गैंगस्टरिज्म को और ड्रग को जड़ से ख़त्म करने का, उसी के तहत आज एक ये स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया है। और गोल्डी बराड़ जो हमारा नोन एक गैंगस्टर है जो बाहर है, उनके 1000 से ज़्यादा एसोसिएट्स पे आज पंजाब में साइमल्टेनियसली रेड्स किए जा रहे हैं। एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स इन रेड्स को सुपरवाइज कर रहे हैं, ताकि यहाँ से कोई शक्की व्यक्ति या शक्की चीज़ मिलती है तो उसको काबू करके और उस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। ये सडनली आज ही क्यों चुना गया? कोई रीज़न था इसके बिहाइंड या एक ऑनगोइंग है? ये एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है जो एक ऑपरेशनल प्लान है हमारा। तो ये हम समय समय पे ऑपरेशंस करते रहते हैं। उसी के तहत आज ये गोल्डी बराड़ के जितने एसोसिएट्स हैं जो उनके नोन हाइडआउट्स हैं उन सब पे रेड किए जा रहे हैं। सर, एक और आज घटना हुई है जो कनाडा में हुई है, सुखा डोने के जो कि पंजाब के मोगा का है, वहाँ पे उसकी किलिंग हुई है और कहा जा रहा है गोल्डी बराड़ ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। पंजाब पुलिस को इनपुट है इसके बारे में? अभी कोई ऑफिशियल इनपुट हमारे पास नहीं है, बट जितना पता लगा है कि हाँ ऐसी कुछ वाकया हुआ है जो मुझे मीडिया और सोशल मीडिया से ही पता लगा है। अभी ऑफिशियल कुछ आना बाकी है इसके बारे में। पंजाब में डेफिनेटली आप लोग एक्टिव हैं गैंगस्टर्स को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए या जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, लेकिन कनाडा भी हमने देखा एक सेफ हेवन बना है काफ़ी गैंगस्टर्स के लिए। काफ़ी आपके जो वांटेड गैंगस्टर्स वहाँ हैं, वहाँ से उनको लाने के लिए कोई एफर्ट्स पंजाब पुलिस कर रही है या अपनी टीम्स कोई हैं? पंजाब पुलिस इज़ रेगुलरली इन टच विद ऑल अदर सेंट्रल एजेंसीज ऑल्सो, और NIA, पंजाब पुलिस, ये सब हमारी जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया है वो जारी है, ताकि इनको वापस लाके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
और सिमिलर एफर्ट सर खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए भी है? जितने भी हमारे लोग हमें ज़रूरी हैं इन्वेस्टिगेशंस में, अलग अलग केसेस में, सबके खिलाफ ये प्रक्रियाएं चल रही हैं।